वेद व्यास क्लासेज में स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज हम आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तो 1 से 30-35 दे रखे हैं और 1 से आपके 40 प्रश्न हैं, लेकिन एक ही वीडियो में 140 प्रश्नों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश करूँगा अगर हो जाएं तो। बहुत सारे विद्यार्थियों कमेंट आ रहे हैं कि सर आदिकाल को पढ़ाइए, और ये बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब देख लेना आप। देखिए, प्रश्न 1 है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह किसका मत है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, विजय देव नारायण साई का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो इसका आपका द वाला राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा है, वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं, यानी वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा, अजय तिवारी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ब वाला आपका राइट आंसर सही है। अगर आंसर में आपको दिक्कत आती है तो आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे आपको कोई दिक्कत आए तो आप देख लेना। तीसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, सुधीश पचौरी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, राम दस राम दशरथ राम रामदरस मिश्र। तो इसका राइट आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। छठवां देखिए, 5वां, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। ये कल भी हमने जो प्रश्न था उसमें आया था, सरस्वती पांडे जी की बुक में। राहुल सांकृत्यायन, विजय देव नारायण शाही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और नरेंद्र मोहन। तो इसका राइट आंसर राहुल सांकृत्यायन है। छठवां देखिए, हिंदी के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको आना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गया। राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव सिंह, पीताम्बर दत्त, बड़थवाल। तो इसका राइट आंसर है आपका राहुल सांकृत्यायन। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और अच्छा भी रहेगा, और प्रश्नों की प्रकृति भी बहुत अच्छी है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो देखो 7वां प्रश्न क्या कहता है, आदिकाल की आरंभिक सीमा 643 ईस्वी और अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानते हैं। कौन मानते हैं इसको? हरिऔध, शाही, ग्रियर्सन या अज्ञे? तो इसको ग्रियर्सन मानते हैं, ध्यान रखना आप। प्रश्न 8, 1529 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विजय देव नारायण शाही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 1529 ईस्वी को जो मानते हैं वो मिश्र बंधु मानते हैं। देखो, समय सीमा से संबंधित बहुत प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, मैं आपको पहले से सचेत कर रहा हूं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 9वां प्रश्न है, 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर अ है रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो भले ही आप कहो तो उत्तरों को इस प्रकार कर लूं, आप मतलब उत्तर जो है आप देखते रहो। अगर उत्तर ऐसे लगे रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना। अगर फिर उत्तरों को थोड़ा छिपा लिया करेंगे। जब मैं अध्ययन करता था तो इनको ऐसे छिपा लेता था, तो उससे ऐसा है कि जब हम परीक्षा के दौरान तैयारी करते हो बहुत सारे उत्तर पीछे से देखें या कन्फ्यूज हो जाएं, इस वजह से मैंने ये ऐसे करके लिख ली थी। तो प्रश्न 9 तो हो गया था। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल बताए थे आदिकाल की अंतिम सीमा 1318। प्रश्न 10 क्या कहता है, आचार्य शुक्ल किस आधार पर आदिकालीन जैन साहित्य को हिंदी की परिधि से बाहर मानते हैं? देखो, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अ, धार्मिक साहित्य के आधार पर, ब, अशुद्ध प्रयोगों के आधार पर, स, काव्य शास्त्रीय आधार पर,
संवेदन शून्यता के आधार पर। तो अ वाला इसका राइट आंसर है, धार्मिक साहित्य के आधार पर आपका ये सही होगा। 10वां 11वां देखिए, अंतर्द्वंद ग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल में किस साहित्य को पहचाना जाता है? अब वाला ऑप्शन है नाथ कवियों का साहित्य, सिद्ध कवियों का साहित्य, जैन कवियों का साहित्य और रासो साहित्य। तो इसका राइट आंसर स है, जैन कवियों का साहित्य। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं विद्यार्थियों, आप इनको रट लो। 12वां प्रश्न क्या कहता है? रासो साहित्य किस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति है? तो रीतकालीन है, आदिकालीन है, आधुनिक युगीन है या भक्तिकालीन है? तो आदिकालीन है। आपको इस प्रकार भी परीक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आ जाते हैं कि कौन सी रचना यह आदिकालीन थी, किसकी थी, तो आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को कराइए। हाँ, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनको कराएंगे और इनकी जो प्रैक्टिस है, हम एक और बुक है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज से भी हम करा देंगे। ये अभी अन्य बुक से चल रहा है और बुक का नाम आपको हम किसी दिन सारी बुकों के बारे में बता देंगे, आपको बता दिया है। पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैंने बुक का एक रिव्यू और डाल दिया था, बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे सर आप बुक नहीं बताते हैं, बुक नहीं, तो मैंने फिर रिव्यू डालना पड़ा था मुझे। तो विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने कहा मैं विभिन्न विभिन्न बुकों से वो ला रहा हूँ आपके लिए, तो ये पता चल गया होगा आपको। रासो साहित्य, हाँ, ये रासो साहित्य किस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति है? तो आदिकालीन है, क्योंकि रासो से संबंधित जो ग्रंथ थे वो आदिकालीन में थे। 13वां प्रश्न है, भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की? भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की है? तो कृष्ण काव्य की, भक्ति काव्य की, रीति काव्य की या रासो साहित्य? रासो ही साहित्य थी, वो रासो साहित्य की थी, क्योंकि जो भाट और चारण वो घूमते घूमते उसके बारे में बताते थे। फिर प्रश्न 14, रास काव्य में जीवन के विभिन्न अनुभवों की व्याप्ति है, जबकि रासो काव्य परंपरा में किन पक्षों का चित्रण है? तो प्रेम और युद्ध का है, शास्त्र और रीति का है, भक्ति और मोक्ष का है, तर्क और विमर्श का है। तो प्रेम और युद्ध का है। तो प्रश्न 15, रासो साहित्य किस समाज की उपज है? सामंती समाज की है, संत समाज की है, ब्रह्म समाज की या भक्ति समाज की है? तो अब वाला इसका राइट आंसर होगा सामंती समाज की है। तो विद्यार्थियों कोशिश कर रहे हैं 140 प्रश्न कवर हो जाएं, पर वीडियो कई जीबियों में हो जाता है विद्यार्थियों। 20 मिनट का वीडियो लगभग 3.5 MB या 3.25 MB का बनता है। तो 16वां प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है? आदिकालीन लोककंठ में बसने वाली वीर गीत परंपरा की 2 रचनाएं हैं। वीर गीति, परमल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्बीर रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो और कीर्ति पताका और कीर्ति लता। तो इसका राइट आंसर आपका अ हो जाएगा, परमल रासो और बीसलदेव रासो। प्रश्न 17 है, वास्तविक देशभाषा काव्य कहलाने वाली आदिकालीन लोक साहित्य, शोक भूल गया, लोक साहित्य रचनाओं के मुल्तान, अवध, राजस्थान और मिथिला के अतिरिक्त कौन सा केंद्र था? अ सिंध, ब मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका स होगा, दिल्ली। प्रश्न 18, ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण किया? चारण काल, वीर काल, सिद्ध काल या भक्ति काल? कई इसका हमने कल प्रैक्टिस करा दी है इसकी, तो चारण काल कहा था। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम रखा था, तो वीर काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध काल और
चारण काल, तो उन्होंने प्रारंभिक काल रखा था, ध्यान रखना आप। 20वां है, साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या परमानंद श्रीवास्तव ने? तो इसका राइट आंसर रहेगा वीरगाथा काल। हमने उस समय पे भी बताया था, रामचंद्र शुक्ल जी का है, उन्होंने कहा था आदिकाल से वीरगाथा काल। आचार्य शुक्ल ने किस आधार पर प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा? ऐतिहासिक, सामाजिक, वास्तविकता के आधार पर, कल्पना के आधार पर, मिस्र बंधुओं के आधार पर, या ग्रियर्सन के आधार पर? तो वीरकाल ऐतिहासिक, सामाजिक, वास्तविकता के आधार पर उन्होंने कहा था। 22वां देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है? तो ये प्रश्न हमने कई बार बताया था आपको, उस समय पे भी रचनाएं जब कल पढ़ाई थी। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र वर्मा और रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर ब वाला सही होगा आपका, राम कुमार वर्मा जी का है ये। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिस्र बंधु ने? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है? रामचंद्र शुक्ल की है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है? तो ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। और अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने किया? तो ये किसी विद्यार्थी ने हमसे प्रश्न पूछा था कमेंट में, तो इसका बताया था, नहीं दूसरा था लेकिन ऐसा ही था। प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल कहा है, ध्यान रखना। 26वां, प्रथम काल को आदिकाल कहने का तात्पर्य, नहीं, प्रथम काल को आदिकाल कहने का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या आधार था? आधार क्या था? साहित्यिक प्रवृत्तियां थीं, संकल्पना थी, या मिश्र बंधु विनोद था, या विचारधारा था? तो असाहित्यिक प्रवृत्तियां थीं। विद्यार्थियों कहीं कहीं पे प्रोनाउंसिएशन इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है कि मुझे डिस्प्ले पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे फिर मान के चलो कि नज़र थोड़ी सी भटकती है, तो उस पर कहीं कहीं पे प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अभी इतना तालमेल नहीं बन पाया है कि मैं डिस्प्ले और उसको कवर करूं, और देखना पड़ता है डिस्प्ले पर, जहां मैं आप चल रहा हूं तो उस जगह पे डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। कई बार वीडियो में हो जाता है कि मैं पढ़ते चलता हूं नीचे और डिस्प्ले पर वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। 27 में देखो, मैं ये बात अपने ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ये सभी पे लागू होती है। हमें किसी भी इंसान से या शिक्षक से या कहीं से भी गुण ग्रहण करने चाहिए, अवगुण नहीं। अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कहीं से भी ग्रहण करो तो गुणों को ग्रहण करो, यही जीवन का अपने का आधार बना लेना। आप कभी जीवन में निराश नहीं हो पाओगे, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी फिर आ नहीं पाएगी। तो 27वां प्रश्न है, 84 सिद्धों में आदि सिद्ध किसे माना जाता है? सबरपा को, कुकरीपा को, और सरहपा को, और लुइपा को? तो सरहपा इसका राइट आंसर है 27वीं का। 28वां, सिद्धों की ब्रजयान कालीन तांत्रिक साधना पद्धति का सकारात्मक योगदान क्या है? अ, स्त्री एवं शूद्रों के लिए उपासना सुलभ हो गई। ब, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष करने लगे, सामंत और सीमंत शिक्षित हुए।
वणिक वर्ग राजनीति करने लगा। तो इसका राइट आंसर आपका अ वाला सही है। अ वाला आपका राइट आंसर है, सही है। स्त्री एवं शूद्रों के लिए उपासना सुलभ हो गई। 29वां देखिए, किताबी ज्ञान को किसने अपूर्ण सिद्ध किया? सगुण कवियों ने, तांत्रिक साधना ने, अद्वैतवाद ने और जैन कवियों ने। तो तांत्रिक साधना इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट आपका है 30वां प्रश्न, बौद्धों की निवृत्ति मूलक दुखवादी साधना पद्धति को निरस्त कर सिद्धों ने किसे प्रतिष्ठित किया? पीड़ा, संघर्ष, संताप, आनंद। तो आनंद इसका राइट आंसर है 30वीं वाले का। 31, बौद्धों ने शून्य विज्ञान और महासुख किसके अवयव निर्धारित किए हैं? तो संताप, विलाप, निर्वाण या करुणा। तो इसका निर्वाण आपका राइट आंसर होगा 31वीं का स। 32वां देखिए, 31वीं का सब 32वां, डोम्बी और सबरी आदिकालीन समाज के खाली जगह थे। दलित, वंचित और भी सम, श्रीमंत, अभिजन और स्वर्ण। तो दलित, वंचित थे। 33वां, सिद्ध कवियों ने अपना काव्य नायक किसे बनाया? तो दलित पीड़ित को, ब्राह्मण क्षत्रिय को, राम कृष्ण को या वणिक साहूकार को। तो इसका राइट आंसर अ वाला सही होगा, वणिक, सॉरी, अ वाला दलित पीड़ित को। दलित पीड़ित 33वीं का असही होगा। नेक्स्ट देखिए 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वर्णाश्रम धर्म का विरोध और मनवादी कर्मकांड पर प्रहार करने वाले कौन थे? तो क्षत्रिय थे, जैन थे, रासो कवि थे, सिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर सिद्ध आंसर आएगा, द वाला सही हो जाएगा। आगम वेव पुराणेह पंड्य मान बहिंत से कणपा क्या कहना चाहते हैं? ब्राह्मणों का सम्मान, रूढ़वादी मानसिकता पर प्रहार, वेदों की प्रतिष्ठा या मूर्ति पूजा पर बल। तो रूढ़वादी मानसिकता पर प्रहार किया है उन्होंने ही। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को किस एक अन्य नाम से रेखांकित किया है? तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली या प्राकृताभास। तो प्राकृताभास राइट आंसर है। 37वां देखिए, समाज के साथ साथ किस धरातल पर सिद्धों का विद्रोही दिखाई देता है? संगीत, चित्रकला, भाषा और नृत्य। तो इसका राइट आंसर है भाषा। 38वां देखिए, 38वां, सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा को किस नाम से जाना जाता है? संध्या भाषा, चित्र भाषा, संस्कृत और मौखिक। संध्या दे रखा है और संध्या शब्द भी मिला है कई बुकों में। तो इसका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। सिद्धों की संध्या भाषा में अर्थ का एक धरातल लोकानुभव से जुड़ा है। दूसरा, निम्न में से किसकी अनुभूति करता है? तो दुख, सुख, दार्शनिकता और व्यर्थता। तो इसका राइट आंसर आपका स है, दार्शनिकता। 40वां देखिए, सिद्धों के चर्यापद और वज्रगीत किसके उदाहरण हैं? महाकाव्य के, गीति काव्य के, खंड काव्य के और आख्यान के। तो राइट आंसर है इसका गीति काव्य। 41वां देखिए, सिद्धों ने मुक्तक किन शैलियों में रचे? घनाक्षरी,
दोहे और अर्धालियाँ, कवित्त और शार्दूल विक्रडित। तो इसका राइट आंसर आपका ब है, दोहे और अर्धालियाँ। 42वां प्रश्न देखिए, खालिक बारी अमीर खुसरो किस विधा की रचना है? तो शायरी है, जीवन चरित्र है, शब्दकोश है और आत्मकथा है। तो ये शब्दकोश है, आ जाता है प्रश्न पूछने के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 43वां देखिए, नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के विकास पूर्व का सही विकास क्रम बताइए। अ वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और प्राकृतिक और अपभ्रंश। तो देखो यही वाला आपका राइट आंसर है, बाद बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो देखो सबसे पहले वैदिक संस्कृति थी, कोई संदेह नहीं है, फिर लौकिक संस्कृति थी, फिर संस्कृत, ये तो तीनों संस्कृत से जुड़े हो गए, और फिर प्राकृतिक अपभ्रंश। तो ये संस्कृत भाषा सबसे हमारी सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, तो ये फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया, प्राकृत हो गई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश बन गई। इसका राइट आंसर अ ही सही है। अब 44वां प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, 44वां प्रश्न क्या कहता है, आदिकालीन सिद्ध कवियों का संबंध किस धर्म से था? तो हिंदू धर्म से था, बौद्ध धर्म से था, जैन धर्म से था या शाक्त था? तो बौद्ध धर्म से इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों देखो आपके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, और मैं चाह रहा हूँ सभी विद्यार्थियों का भला हो जाए इस चैनल के माध्यम से। और हिंदी साहित्य के बहुत सारे प्रश्न मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं, वो भी अलग अलग सामग्री है, कोई एक जैसी नहीं है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो विद्यार्थियों मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, आप ऐसा कार्य करें, कमेंट करें वीडियो अच्छा है तो, जिससे मैं और अधिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो 45वां देखिए, बौद्ध धर्म जब तंत्रवाद में परिवर्तित हो गया तो किस साधना पद्धति का उद्भव हुआ? तो देखो तंत्रवाद में जब बौद्ध धर्म परिवर्तित हुआ था तो साधना क्या थी आई थी? ब्रजयान, भावयान, हीनयान या सुखयान। तो इसका राइट आंसर आपका ब्रजयान है, ब्रजयान। ये ब्रज वो ब्रज नहीं है, ध्यान रखना, वह बन रहा है, ये शाखा अलग है थोड़ी सी। सिद्धों ने किस साधना पद्धति को अपनाया? दिगंबर जैन, हीनयानी सहज मार्गी या वज्रयानी वाम मार्गी या हिंदू शैव। तो ये सब वाला सही आंसर है आपका, वज्रयानी वाम मार्गी थी। 47वां देखिए, सिद्धों ने अपने साहित्य में देह योग और समाधि के साथ साथ किस अवस्था का वर्णन किया? तो इसमें आपका नाम स्मरण, हठयोग, विग्रह आराधना या सहज शून्य। तो सहज शून्य आपका राइट आंसर है। 48वां देखिए, किस साहित्य इतिहासकार ने सिद्ध साहित्य को लोक मर्यादा विरोधी और जीवन की स्वाभाविक संवेदनाओं से रहित माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर है। देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से बहुत सारे प्रश्न हिंदी साहित्य में पूछने के लिए आते हैं। अगर कोई डिफिकल्ट प्रश्न हमें बनता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही बनता है। क्यों बनता है कि हम तमाम बुक पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरा रामचंद्र शुक्ल जब तक नहीं पढ़ेंगे तो जब तक आपके 2-4 प्रश्न परीक्षा में गलत होना स्वाभाविक है। उसको भी पढ़ना, आप अपने स्तर से तैयारी करना। अगर आपको नीड है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाह रहे हैं उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास की, तो आप बता देना। मैंने कल की वीडियो में दिखाया था कि वो बुक मेरे पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तैयारी करा देंगे। पर कितने विद्यार्थी ऐसा चाह रहे हैं वो एक बार कमेंट करके बताना। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको 48वां प्रश्न हो गया। 39वां देखिए, सॉरी 48, 49वां है। साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर सर्वप्रथम किसकी उपस्थिति दर्ज हुई?
सिद्ध कवि की, जैन कवि की, नाथ कवि की या रासो कवि? तो सिद्ध कवि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आदिनाथ किसे कहा जाता है? गोरखनाथ को, चरपटनाथ को, मच्छंदर नाथ को और जलंधर नाथ को। मच्छंदर नाथ या जलंधर, तो जलंधर नाथ को कहा जाता है। 51वां देखिए, जलंधर के शिष्य तो मच्छंदर के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? देखो, जलंधर के शिष्य मच्छंदर, और मच्छंदर के कौन थे ये पूछा है। गोरखनाथ, नागार्जुन, भीमनाथ या मलयार्जुन? तो राइट आंसर गोरखनाथ थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गया है। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए, तो मच्छंदर। 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं, तो नाथों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 12, 11, 4, 9। 9 नाथ होते हैं। न का नाम स्टार्ट हो रहा है, 9 से ही हो रहा है, तो आप याद ऐसे कर सकते हैं। विद्यार्थियों, 140 प्रश्न कवर करने में तो बहुत समय लगेगा। 26 मिनट का वीडियो बन चुका है और अभी प्रश्नों की श्रृंखला हम लगभग 50 से ऊपर ही चल रहे हैं, लेकिन वीडियो शायद अपलोड भी नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, कई जीबियों में बन जाएगा। देखता हूँ। लोकाचार में प्रचलित सिद्धों की वाम मार्गी साधना से भिन्न नाथों ने किस पर बल दिया? हिंसा की आवश्यकता, आचरण की पवित्रता, भोग की प्रधानता और मूर्ति पूजा की स्थापना। देखो, अभी तो आप ऐसे पढ़ लो, फिर मैं अपने नोट्स के जरिए आपको पढ़ाऊंगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ब वाला सही है, आचरण की पवित्रता पर बल दिया। 54वां प्रश्न है, नाथपंथी साधक स्वयं को क्या कहकर संबोधित करते थे? भोगी, राजा, योगी, प्रजा? तो स वाला आपका राइट आंसर है, तो योगी कहते थे उनको। अपने प्रसिद्ध जोगीड़ा गंगा के नहाए कहो को नर, ये कहो को नर तरगे मछली न तरी, जाको पानी में घर? तो पंक्ति में नाथ कवि का क्या लक्ष्य है? तो भायाचार का खंडन है, जाति प्रथा पर विश्वास, गंगा की महिमा है या रीति रिवाजों की स्वीकृति है? तो इसका भायाचार का खंडन है। 56वां प्रश्न देखिए, नाथों द्वारा पूर्वी हिंदी खड़ी बोली, ब्रज राजस्थानी और पंजाबी से विकसित संपर्क भाषा को आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है। देहाती, मराठी, सदुक्कड़ी या गुजराती? तो राइट आंसर सदुक्कड़ी भाषा। अब सदुक्कड़ी भाषा कबीरदास की भी थी, और देख लेना तो ये सारी भाषाएं सामने आएंगी। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है, देख लेना, फिर आप याद कर लो इन भाषाओं को, कौन कौन सी भाषाएं वो खिचड़ी हैं। 57वां देखिए, नाथों द्वारा विकसित सदुक्कड़ी भाषा का किस भक्तकालीन कवि ने सर्वाधिक रचनात्मक उपयोग किया? कबीर, तुलसी, सूर और जायसी? तो कबीरदास ही थे वो। आ गया प्रश्न। 58वां देखिए, आदिकालीन नाथपंथी कवियों की दार्शनिकता का क्या आधार है? शाक्त मत है, वैष्णव मत है, शैव मत है या वाम मार्गी मत है? तो शैव मत है, ये शैव, ध्यान रखना। 59, व्यावहारिक धरातल पर नाथपंथियों ने निम्न में से किसको अपनाया? सहज शून्य, हठयोग, नाम स्मरण, विग्रह आराधना? हठयोग को अपनाया था। 60वां प्रश्न देखिए, नाथपंथियों ने अपनी साधना पद्धति में मध्य मास परित्याग के अलावा किस आचरण पर जोर दिया? मानसिक पवित्रता, वामाचार और मूर्ति पूजा, यज्ञ शुद्धि? तो
मानसिक पवित्रता पर दिया था। ईश्वर प्राप्ति हेतु नाथपंथियों की धर्माचरण की क्या विशेषता है? कट्टरता है, धर्मनिरपेक्षता है, गृहस्थ जीवन का पालन है, या रीति रिवाजों पर बल है? तो धर्मनिरपेक्षता इसका राइट आंसर है, 61 का ब। 62वां प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। काव्य भाषा के धरातल पर नाथपंथियों का क्या रुझान मिलता है? तो तत्सम के प्रति आग्रह, सर्वनिषेधात्मक धार्मिक दृष्टि, तद्भव का विरोध, सर्वसमावेशी बहुलतावादी दृष्टि। तो द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सर्व समावेशी बहुलतावादी दृष्टि। नाथपंथियों की पंचमेल भाषा का किस परवर्ती काव्य धारा पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा? संत काव्य धारा पर, राम काव्य धारा पर, कृष्ण काव्य धारा पर, या सूफी काव्य धारा पर? तो राइट आंसर आपका संत काव्य धारा हो जाएगा। कबीर संत काव्य धारा की थी और पंचमेल भाषा मैंने बताया था आपको, तो वो संत काव्य धारा ही थी। 64वां देखिए, नाथपंथियों की काव्य संवेदनाओं का विकास किस काव्य में दिखता है? तो राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य, या सूफी काव्य? तो संत काव्य इसका राइट आंसर होगा। 65वां, नाथपंथियों का नकारात्मक पक्ष क्या है? गृहस्थ जीवन की उपेक्षा, स्त्री भोग की प्रधानता, राज सत्ता का गुणगान, सांप्रदायिक दृष्टिकोण? तो गृहस्थ जीवन की उपेक्षा। 66वां देखिए, अंत साधना की गहन अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए नाथों ने किस काव्य शैली का विकास किया? कवित्त का, दोहा का, उलटवासी और चौपाई? तो उलटवासी शैली का प्रयोग किया था। 66वां। 67वां देखिए, नाथों ने किस परवर्ती काव्य धारा के लिए वैचारिक आधार निर्मित किया? भक्ति मार्गी सगुण धारा, ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा? ब आपका सही है, ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा। पौमचर्यु में किसका जीवन वृत्तांत है? तो राम सीता का, शिव पार्वती का, राधा कृष्ण का, और ब्रह्मा और काली का? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ गया, ऐसे में भ्रमित होना स्वाभाविक बनता है। तो राम सीता से संबंधित ये ग्रंथ है। प्रश्न 70 देखिए, जैन धर्म के 63 महापुरुषों का वर्णन करने वाली रचना महापुराण का लेखक कौन है? तो त्रिभुवन हैं, स्वयंभू हैं, और धनपाल हैं, पुष्पदंत हैं? तो देखो यह प्रश्न यूपीटीजीटी में पूछने के लिए आ गया है। अच्छा, अब प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार बन सकती है? तो महापुराण के लेखक, उसमें कितने महापुरुषों का वर्णन किया है? तो 63 महापुरुषों का वर्णन किया है। तो देखो प्रश्न में उत्तर और उत्तर में प्रश्न, ये शैली हो जाती है महापुराण, लेकिन लेखक का नाम दे दिया कि पुष्पदंत ने महापुराण में कितने महापुरुषों का वर्णन किया है? तो 63। अच्छा, फिर प्रश्न की प्रकृति क्या बन सकती है कि महापुराण किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म के, किस धर्म के महापुरुषों का वर्णन किया है? तो जैन धर्म की। तो कहने का तात्पर्य है प्रश्नों में ही उत्तर है, उत्तर में ही प्रश्न है। इस तरह प्रश्न बनाने की आप कोशिश किया करो। अब मैंने जैसे आपको यहां से बताया किसका वृत्तांत है, ऐसे ही पौमचर्यु रचना किसकी है? थोड़ा सा आप ऐसे भी अध्ययन करेंगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन आया था, पौमचर्यु के रचनाकार कौन है और पौमचर्यु में किसका जीवन वृत्तांत है? तो इस प्रकार आप प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। मुझे बहुत ही वो लग रहा है कि ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा कैसी। 71वां प्रश्न, कबर तो विद्यार्थियों मुश्किल होने ही, 140। पुष्पदंत की महापुराण किस विधा की रचना है?
अब देखो किस विधा पूछने लग गया प्रश्न। तो खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य या मुक्तक काव्य, तो ये महाकाव्य में ही आता है। जैन कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो भविष्ययप्ता कहा, भविष्ययत्त कहा, पौमचर्यु चर्यु और राय कुमार चर्यु और पाहुड़ दोहा। तो इसका जैन कवि धनपाल की जो रचना है वो अ वाला सही है, भविष्ययत्त कहा। 73वां देखिए, रहस्यवादी जैन काव्य परमात्मा प्रकाश का कवि है? तो मुनि राम सिंह, हेमचंद्र, जोइंदु, स्वयंभू। तो जोइंदु है इसके राइट आंसर, ध्यान रखना। 74वां देखिए, आत्मानुभव आत्मानुभव को प्रमुख मानने वाली रहस्यवादी जैन कृति पाहुड़ दोहा का कवि कौन सा है? तो शालिभद्र सूर्य, मेरुतुंग, त्रिभुवन और मुनि राम सिंह। तो यही इसका राइट आंसर है, पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की कृति है। लोक भाषा में निम्नलिखित संस्कृत व्याकरण की कृति उक्ति व्यक्त प्रकरण का लेखक कौन है? तो विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट और अद्दहमाण। तो दामोदर भट्ट इसका राइट आंसर है। 76वां प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, दामोदर भट्ट की उक्ति व्यक्त प्रकरण 12वीं शताब्दी किस विधा की रचना है? गद्य है, नाटक है, पद्य है या कहानी है? तो गद्य है। 77वां देखिए, मैथिल संस्कृति और भाषा की विशेषताओं को समझाने वाली वर्ण रत्नाकर किसकी है? तो विद्यापति जी की है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है, दामोदर भट्ट की है या गोनू झा की है? तो इसका राइट आंसर आपका ज्योतिश्वर ठाकुर होगा। 78वां देखिए, 14वीं शताब्दी की कीर्ति पताका और कीर्तिलता का लेखक कौन है? विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट या गोनू झा? तो राइट आंसर विद्यापति। 79, जयदेव की श्रृंगारिकता और कालिदास की स्वच्छंदता का स्पष्ट प्रभाव किस पर पड़ा? गोनू झा, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति या दामोदर भट्ट? तो विद्यापति जी पर पड़ा था। विद्यार्थियों कोशिश करेंगे कि हम इसमें 100 प्रश्न ही कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो अपलोड नहीं होगा, मुश्किल है। तो 100 तक देखते हैं इसमें प्रश्न, 100 तक कवर करेंगे। 80वां प्रश्न देखिए, जन प्रचलित पद्य, पहेलियां तथा मुकरियों का प्रभावी प्रयोग करने वाला आदिकालीन कवि कौन है? विद्यापति, अमीर खुसरो, दामोदर भट्ट, बंदा नेवाज? तो ब इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। फारसी, उर्दू, ब्रज, खड़ी बोली की संश्लिष्ट भाषागत विशेषताओं से संपन्न रचनाएं किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं, विद्यापति की हैं, दामोदर भट्ट की हैं या बंदा नेवाज की हैं? तो अमीर खुसरो राइट आंसर है। 82वां देखिए, आदिकाल में अरबी लिपि में रचना करने वाले दक्षिण के कवियों बंदा नेवाज, चक्कीनामा, शाह सिराजी खुशनामा तथा सबरस की रचनाओं को किस भाषा की रचना माना जाता है? उर्दू की, ब्रज की, दक्षिणी उर्दू की और तमिल की? तो दक्षिणी उर्दू की। 83वां देखिए, वज्य
वज्य यद धोर निशान रान चौहान चहुदिस। तो पृथ्वीराज रासो में युद्ध वर्णन का सजीव चित्रण करने वाले इस भाषा को क्या कहते हैं? तो देखो, तो वज्य धोर, तो इस भाषा को क्या कहते हैं? देखो, तो इस भाषा को पिंगल, ब्रज, डिंगल या अवधि। तो डिंगल कहते हैं, ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो में जो युद्ध का वर्णन है वो डिंगल भाषा में है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 84वां देखिए, पृथ्वीराज रासो में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? छप्पय का, त्रोटक का, दुआ का या रोला का? तो छप्पय छंद है। 85वां देखिए, परमल रासो में जगनिक ने किस छंद को आविष्कृत किया है? कवित्व को, दोहा को, मत्तग यंद को और आल्हा को? आल्हा को किया है, ये राइट आंसर है आपका। 86वां, संदेश रासक का कवि अद्धमान अब्दुल रहमान। तो अद्धमान किसको कहते हैं? अब्दुल रहमान को। कहाँ का निवासी था? मिथिला, अवध, मुल्तान, राजस्थान। तो मुल्तान के निवासी थे ये, ध्यान रखना। 87वां, ढोला मारू रा दूहा की रचना कहाँ हुई? मिथिला में, राजस्थान में, अवध में या मुल्तान में? तो राजस्थान में हुई थी, ध्यान रखना। 88वां, किस आदिकालीन महाकवि का संबंध लोक काव्य धारा के दिल्ली केंद्र से रहा? तो अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर भट्ट, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो अमीर खुसरो, ध्यान रखना इसका। विद्यार्थियों, आपके लिए प्रश्न श्रृंखला चल रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों की आज डिमांड पूरी हो जाएगी। बहुत दिन से कह रहे थे सर आदिकाल पर वीडियो बनाइए, आदिकाल पर। तो ये अब आदिकाल का वीडियो आपके सामने आ चुका है। उक्ति व्यक्त प्रकरण का रचनाकार दामोदर भट्ट कहाँ का निवासी था? तो अ ब्रज, ब राजस्थान, अवध और मिथिला। तो अवध का निवासी था। विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? अ ब्रज, राजस्थान, अवध और मिथिला। तो ये मिथिला के थे। 90 हो गए। 91, संस्कृत प्राकृत की दूत काव्य परंपरा का प्रसिद्ध अपभ्रंश दूत काव्य है, कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, परमल रासो, विद्यापति की पदावली। तो आपका राइट आंसर संदेश रासक है। 92वां देखिए, नृत्य, गीत और अभिनय की संश्लिष्ट उपस्थिति निम्न में से किस साहित्य रूप में दिखती है? तो रास साहित्य में, पुराण में, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में, नाथ साहित्य में। तो अ वाला राइट आंसर है इसका, रास साहित्य। 93वां देखिए, जैन कवि शालिभद्र सूरी का आख्यान गायन विशेषताओं से युक्त कथा काव्य है, कौन सा है? महाप्राण है, चंदनवाला रास है, भारतेश्वरी बाहुबली रास है या नेमिनाथ फागु है? तो भारतेश्वर जो है बाहुबली रास है। 94वां देखिए, नारी जीवन का करुणार्द्र चित्रण किस जैन रास साहित्य में मिलता है? तो जिनदत्त सूरीकृत उपदेश रसायन, अशुभकृत चंदनवाला रास, इनको याद कर लेना रचनाओं को। राजशेखर कृत नेमिनाथ फागु, शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास। और यहाँ पे देखो भरतेश्वर ये सभी प्रकार की रचनाओं में भी मतभेद आ जाता है, कहीं आका डंडा लगा देती हैं, कहीं हटा देती हैं। तो आशुभकृत चंदन वाला रास। 95वां, विद्यार्थियों मैं भी थक सा गया हूँ, ये बोलना पड़ता है बहुत लाउड में। 95, चरचरी काव्य रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है नेमिनाथ फागु, राजशेखर या भरतेश्वरी बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी,
चंदन वाला रास आशुग, सॉरी आशुग नहीं, अशुग है ये, अशुग कवि या अशुग है, यहाँ भी मैंने शायद आशुग ही बोल दिया था, अशुग है, अशुग। द उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी, तो द वाला राइट आंसर है इसका, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। 96वां प्रश्न देखिए, संस्कृत प्राकृतिक और अपभ्रंश के समावेश से संपन्न अपभ्रंश व्याकरण सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसकी कृति है? तो जैन कवि हेमचंद्र की ही है ये, ध्यान रखना, अब वाला इसका राइट आंसर है। 100 प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, अब नहीं, अब तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा, मुझे भी थकान सी होने लग गई। अब ये देखिए 97वां, अपभ्रंश साहित्य की वह कौन सी शैली थी जिसमें तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो कथन शैली थी, आख्यान शैली थी, कड़वक शैली थी या व्याख्यान शैली थी? तो स पे कड़वक शैली आपका राइट आंसर है। सूर्य ने जिस राग आधारित छंद शैली को विकसित किया उसके आविष्कारक कौन थे? नाथ कवि थे, सिद्ध कवि थे, रासु कवि थे और जैन कवि थे। वह सिद्ध कवि थे। 99वां देखिए, सरपा को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, रामविलास शर्मा ने माना है या राहुल सांकृत्यायन ने माना है? तो द आपका राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का विद्यार्थियों के 106 तक कर देता हूं। चलो, जय मयंक जसचंद्रिका किसने लिखी है? हेमचंद्र ने, मधुकर कवि ने, स्वयंभू ने या राम सिंह ने? तो इसका राइट आंसर ब है, मधुकर कवि ने लिखी है। वीरगाथा काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो ये प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया था। तो वीरगाथा काल को आदिकाल, और वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। अब मैंने दोनों ही आंसर बता दिए आपको। नेक्स्ट चलता हूँ। परमल रासो का रचयिता हैं। रचयिता शब्द यूपी टेट में एक बार लिखवाने के लिए आ गया था, सही गलत आप देख लेना, ऐसे लिखा जाता है। नरपत, नाहल, अमीर खुसरो, जगनिक और विद्यापति, तो जगनिक ने लिखी थी। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश में, बुंदेली में, अवधी में और संस्कृत में? तो ध्यान रखना, ये संस्कृत की रचना है, इस बात का ध्यान रखना। गाथा सप्तशती। 12 मासा का सर्वप्रथम रचनात्मक प्रयोग किस हिंदी काव्य में हुआ है? बीसलदेव रासों में, पृथ्वीराज रासों में, परमल रासों में और खुमान रासों में? तो खुमान रासो या खुमान रासो, दोनों तरह का लिखा मिल जाता है। तो ये खुमान रासो इसका सही आंसर है, ध्यान रखना इस बात का। कीर्तिलता एवं कीर्तिपता का रचयिता कौन है? तो ये दोनों ही रचना बहुत ही फेमस हैं, अब्दुल रहमान, हेमचंद, विद्यापति और लोईपा। तो विद्यापति जी की रचना है। आज इस वीडियो का लास्ट में प्रश्न है 106। विद्यार्थियों, वीडियो अपलोड होने के बारे में 100 बार सोच रहा हूँ, क्या होगा? आदिकाल में सर्वप्रथम किस कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया? तो चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, हेमचंद्र और जगनिक। तो ब वाला सही आंसर है आपका ये अमीर खुसरो। मैं इस वजह से अब बोलता हूँ कि आपको याद रहे, सुनाई दे, कम से कम आपका ध्यान उस पर रहना। तो विद्यार्थियों, वीडियो आपका कैसा लगा, आपको कैसा लगा? तो आप बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप अगर इसका अगला पार्ट भी चाह रहे हैं, 36 इसमें 34 प्रश्न और बचे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपका कैसा है। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेशन मिले, आप ऐसा कुछ कार्य करिए, शेयर करिए अपने विद्यार्थियों के साथ में, अगर वीडियो अच्छा है तो। वैसे मैं तो अपनी ओर से अच्छा बनाने की संपूर्ण कोशिश कर रहा हूँ विद्यार्थियों, और आपके कमेंटों को भी ध्यान में रख रहा हूँ। लेकिन आप जानते हो कि इतने वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 49 मिनट का वीडियो हो गया है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। थैंक यू सभी के लिए।